कम्युनिकेशन है नरेंद्र मोदी का, जो जरूरी है, कम्युनिकेशन स्किल, नरेंद्र मोदी की कम्युनिकेशन स्किल कोई मैच नहीं कर सकता, कोई मैच नहीं कर सकता। आप कोशिश हिंदुस्तान नहीं करेंगे? नहीं हेजिटेशन Be नहीं honest. था, नो हेजिटेट, आई एम नॉट हेजिटेट, नहीं है क्या ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलती हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा गलती हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा लोग कहेंगे राहुल ने गलत आंसर दे दिया, तो क्या हुआ, गलतियां तो होती रहती है, कल भी होंगी, परसों में होंगी, पहले भी हुई है। Secularism is in the blood of the Congress party. This is the DNA of our organization. Muslim League is a completely secular party. आज का युग युद्ध का है नहीं। CRPF people ask for aircraft to ferry their people because इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता। होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ, दे रिफ्यूज टू गिव। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच एक स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन करेंगे। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बेसिस पर ये डिसाइड करेंगे कि 2024 में कौन भारत का प्रधानमंत्री होना चाहिए। ऑल्दो ये हमारे हाथ में नहीं है, इसीलिए ये रिसर्च बेस्ड एनालिसिस होगा। हम एक टेस्ट लेंगे जिसमें 10 एस्पेक्ट्स होंगे और 10 मार्क्स का होगा। सिंपली जिसके ज्यादा नंबर आएंगे वो ही 2024 में एज अ प्राइम मिनिस्टर दूसरे से बेटर होगा। कंपैरिजन का सबसे पहला एस्पेक्ट है चाइल्डहुड, मतलब क्या आपका बचपन ऐसा रहा है कि आप भारत के सबसे नीचे लेवल पर बैठे माइनॉरिटी ग्रुप्स, पुअर पीपल और बैकवर्ड क्लासेस की दिक्कतों को समझ पाओ। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर शहर में गुजराती हिंदू फैमिली में हुआ था। उनके पड़ोसियों के हिसाब से बचपन में मोदी वडनगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर अपने पापा के साथ चाय बेचा करते थे। 8 साल की उम्र में ही मोदी का इंट्रोडक्शन आरएसएस से हुआ और वो वहां की लोकल शाखा में ट्रेनिंग लेने लगे। फिर वहां उनकी मुलाकात लक्ष्मण राव इनामदार से हुई, जिन्होंने मोदी को आरएसएस में बाल स्वयंसेवक के रूप में शामिल कराया और उनके पॉलिटिकल मेंटोर बन गए। फिर 18 साल की उम्र में मोदी की शादी 17 साल की जशोदाबेन मोदी से हुई, जिसके कुछ टाइम बाद ही नरेंद्र मोदी ने हमेशा के लिए अपना घर छोड़ दिया। 2 साल तक वो भारत के नॉर्थ ईस्ट में घूमे और धीरे धीरे आरएसएस से राजनीति में आ गए। चाइल्डहुड में मोदी ने गरीबी और स्ट्रगल्स दोनों देखे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को दिल्ली में हुआ था। इफ यू कंपेयर टू पीएम मोदी, राहुल भारत की वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट और रिचेस्ट पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसीलिए इन्होंने गरीबी और स्ट्रगल नहीं देखा। फिर जब राहुल 14 साल के थे तब उनकी दादी इंदिरा गांधी को उनके सिख बॉडीगार्ड्स ने मार डाला, जिसके बाद सिक्योरिटी रीजंस की वजह से राहुल गांधी और उनकी बहन ने घर में रहकर स्कूलिंग की और उन्हें मीडिया अटेंशन से दूर रखा गया। फिर जब राहुल 21 साल के थे तब उनके पापा राजीव गांधी की भी हत्या कर दी गई और फाइनली 37 साल की उम्र में उन्होंने राजनीति में एंटर किया। जितना मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ, राहुल अपनों को खोने का दर्द जानते हैं, लेकिन ये भारत के गरीब परिवारों का स्ट्रगल नहीं समझ सकते, क्योंकि उन्होंने वो एक्सपीरियंस ही नहीं किया। साथ ही करियर के मामले में भी राहुल को जीरो से शुरू नहीं करना पड़ा। ही इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेपोटिज्म और उन्हें काफी कुछ बैठे बिठाए मिल गया। कंपैरिजन का दूसरा एस्पेक्ट है दोनों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। नरेंद्र मोदी ने अपनी क्लास 11-12 की पढ़ाई गुजरात के वडनगर में ही पूरी की और वो एक एवरेज स्टूडेंट रहे। इसके बाद बीच में मोदी ने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन फिर 1978 में 28 साल की उम्र में दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से पॉलिटिकल साइंस में बीए की डिग्री हासिल की। इसके 5 साल बाद 1983 में गुजरात यूनिवर्सिटी के एक्सटर्नल डिस्टेंस लर्निंग स्टूडेंट की तरह एमए इन पॉलिटिकल साइंस से पोस्ट ग्रेजुएशन की। लेकिन मोदी की बीए एमए डिग्रीज की ऑथेंटिसिटी को लेकर काफी कंट्रोवर्सी है। दूसरी तरफ एज अ किड राहुल गांधी की एलिमेंट्री एजुकेशन नई दिल्ली के सेंट कोलंबा स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने देहरादून के द दून स्कूल से पढ़ाई की। फिर सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से उन्हें होम स्कूलिंग कराई गई। इसके बाद राहुल ने 19 साल की उम्र में ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन जब एक इलेक्शन रैली में इनके पापा राजीव गांधी की हत्या कर दी गई तो राहुल को यूएस की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भेज दिया गया। वहां से इन्होंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की डिग्री ली। फिर दोबारा से सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इन्हें फ्लोरिडा के रोलिंस कॉलेज में भेज दिया गया। फिर राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज से डेवलपमेंटल स्टडीज में एमफिल की डिग्री हासिल की। इस हिसाब से राहुल की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस नरेंद्र मोदी से ज्यादा हैं, सो ही गेट्स 1 पॉइंट। कंपैरिजन का तीसरा एस्पेक्ट है क्रिमिनल चार्जेस। नरेंद्र मोदी ने 2019 लोकसभा चुनावों से पहले यूपी की वाराणसी सीट से जो नॉमिनेशन फाइल किया था
उसके हिसाब से उनके ऊपर एक भी क्रिमिनल केस नहीं है और 2024 लोकसभा चुनावों के लिए वो अपना नॉमिनेशन 14 मई को फाइल करेंगे। दूसरी तरफ राहुल गांधी 2024 लोकसभा चुनावों के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं, जिसके हिसाब से उनके ऊपर 19 क्रिमिनल केसेस हैं, जिनमें से एक केस में सेक्शन 23(4) पॉक्सो के तहत लगा हुआ है। यहाँ गांधी पर आरोप है कि उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक माइनर रेप विक्टिम गर्ल के पेरेंट्स की आइडेंटिटी को रिवील किया। बाकी ज्यादातर केसेस डिफेमेशन से रिलेटेड हैं। इन 19 केसेस में से 18 पेंडिंग हैं और मोदी सरनेम से रिलेटेड एक डिफेमेशन केस में तो कन्विक्शन भी हो गया है, जिसमें गुजरात की एक अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के कन्विक्शन पर रोक लगा दी। इसके अलावा मोस्टली केसेस बीजेपी, आरएसएस, वीर सावरकर और पीएम मोदी की मानहानि करने के हैं। साथ ही कॉपीराइट और चीटिंग से रिलेटेड केसेस भी हैं, मगर ऑन द कॉन्ट्रेरी राहुल गांधी ये दावा करते हैं कि उनके खिलाफ दर्ज मामले बीजेपी, आरएसएस द्वारा पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। कंपैरिजन का चौथा एस्पेक्ट है गुड स्पीकिंग स्किल्स। एक ऐसा स्पीकर होना जिसकी आवाज में, जिसके शब्दों में वो कन्विक्शन हो कि जनता उसकी बात पर विश्वास करे। यूनाइटेड स्टेट्स में बर्कली की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में राहुल गांधी ने ये एक्सेप्ट किया था कि नरेंद्र मोदी की कम्युनिकेशन स्किल्स उनसे बेहतर हैं। राहुल ने यह भी कहा था कि मोदी जानते हैं कि भीड़ में खड़े 3 से 4 डिफरेंट ग्रुप्स के लोगों तक अपना मैसेज कैसे पहुंचाना है और उनकी मैसेजिंग एबिलिटी बहुत इफेक्टिव है। साथ ही रवीश कुमार के साथ एक इंटरव्यू में राहुल ने यह भी कहा था, एक और कंट्रीब्यूशन है नरेंद्र मोदी का जो जरूरी है, कम्युनिकेशन स्किल। नरेंद्र मोदी की कम्युनिकेशन स्किल कोई मैच नहीं कर सकता, कोई मैच नहीं कर सकता। आप कोशिश भी हिंदुस्तान नहीं करें। जनता के साथ मोदी एक बहुत ही आम भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जबकि कई बार राहुल गांधी जनता को बहुत टफ कॉन्सेप्ट समझाने में लग जाते हैं। दूसरी तरफ मोदी की चाय पे चर्चा जैसी कॉन्वर्सेशंस आम जनता से बहुत रिलेट करती हैं और इसीलिए लोग उन्हें सुनते हैं, भले ही वो उनकी पॉलिटिक्स से एग्री करें या ना करें। पॉलिटिक्स में अटेंशन गेम मैटर्स अ लॉट। नरेंद्र मोदी अपनी ज्यादातर पॉलिटिकल स्पीचेस में राहुल गांधी वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते, फिर चाहे वो शहजादा कहें या कुछ और। इसके अलावा मोदी अपने खुद का नाम बार बार एज अ थर्ड पर्सन लेते हैं, सो दैट जितना ज्यादा आप ये नाम सुनो उतना ज्यादा उसके बारे में सोचो। जबकि दूसरी तरफ ये राहुल गांधी की गलती है कि वो काफी बार नरेंद्र मोदी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी अटेंशन कहीं और शिफ्ट हो जाती है। इसके अलावा कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स ने मोदी की बॉडी लैंग्वेज को कॉन्फिडेंट और अथॉरिटेटिव बताया, जबकि राहुल गांधी की स्पीच को जर्की और एब्सेंट माइंडेड। साथ ही उनका अपने बॉडी वेट को एक लेग से दूसरे लेग पर शिफ्ट करते रहना उनको अनश्योर और लो ऑन कॉन्फिडेंस दिखाता है। मोदी ने अपने कुछ ट्रेडमार्क गेस्चर्स क्रिएट किए हैं, जैसे कि वी साइन, हैंड्स ऑन फोरहेड, क्लेंच फिस्ट, जो उनको स्ट्रॉन्ग विल्ड और डिटरमिन्ड दिखाते हैं। उनका ह्यूमर ऑडियंस को एंगेज करता है, उनकी टोन पावरफुल है जो अटेंशन ग्रैब करती है। दूसरी तरफ राहुल गांधी वॉइस मॉड्यूलेट नहीं करते, एज अ स्टोरी टेलर वो अच्छे नहीं हैं, उनकी स्पीच रेपिटेटिव है, लेकिन प्रेजेंट में हिज कम्युनिकेशन स्किल्स हैव इम्प्रूव्ड। So now he's a much better speaker than before. Comparison का पांचवा एस्पेक्ट है reachable to the media. प्राइम मिनिस्टर मीडिया के रीच में होने चाहिए, उन्हें क्रिटिसिज्म लेना आता हो। 2014 में बीजेपी की सरकार बनने से लेकर 2024 तक पीएम नरेंद्र मोदी ने एक सिंगल ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट नहीं की है और अभी 2024 लोकसभा चुनावों के बीच मोदी एक के बाद एक स्क्रिप्टेड और सॉफ्ट इंटरव्यूज कर रहे हैं, जिसमें ना तो इंटरव्यूअर ज्यादा क्रॉस क्वेश्चन करता है, बस सवाल पूछने के बाद मोदी को उनके अकॉर्डिंग जवाब देने का पूरा मौका दिया जाता है। अगर सही में आप इतने सच्चे हैं तो एक इंटरव्यू दोबारा से करण थापर को भी दे दो या फिर रवीश कुमार को। दूसरी तरफ राहुल गांधी रिमेन्स कनेक्टेड टू द मीडिया। ही इज नॉट एलर्जिक टू टफ क्वेश्चंस इफ वी कंपेयर टू मिस्टर मोदी। एक बार राहुल मीडिया को थैंक यू कह रहे थे दैट आई हैव इम्प्रूव्ड विद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बिकॉज आई कम इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। इसके बाद एक चीफ इंटरनेशनल एडिटर रिचर्ड वॉकर ने रिवील किया कि जब पीएम मोदी यूरोप के टूर पर थे तब उनका फर्स्ट स्टॉप बर्लिन था, जहां एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन इंडिया के इंसिस्टेंस पर उस कॉन्फ्रेंस में जर्नलिस्ट पीएम मोदी से एक भी सवाल नहीं पूछ पाए। आपको बता दूं कि 2014 में राहुल गांधी ने अपना पहला इंटरव्यू अर्नब गोस्वामी जैसे इंटरव्यूअर को देने की हिम्मत की थी। फिर 2019 में रवीश कुमार को दिए एक इंटरव्यू में कहा था दैट नहीं हेजिटेशन नहीं था। नो हेजिटेट, आई एम नॉट हेजिटेट। नहीं, क्या ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलती हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा गलती हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा लोग कहेंगे राहुल ने गलत आंसर दे दिया, तो क्या हुआ, गलतियां तो होती रहती है, कल भी होंगी, परसों में होंगी,
पहले भी हुई है। कंपैरिजन का छठा एस्पेक्ट है सेक्युलरिज्म। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का सेक्युलर होना बहुत जरूरी है क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आईज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, बट इट डजंट सीम लाइक दैट। पीएम मोदी पर हमेशा हिंदू मुस्लिम करने का आरोप लगाया गया है। बीजेपी आरएसएस से बनी हुई पार्टी है और आरएसएस हिंदू आइडियोलॉजी फॉलो करता है। इनफैक्ट 2014 से पहले मोदी ने काफी रिलीजियसली कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दी हैं। गुजरात दंगों में भी नरेंद्र मोदी का रोल बताया जाता है, जबकि इस केस में लीगली कोर्ट्स उन्हें क्लीन चिट दे चुकी हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी पर हमेशा मुस्लिम को अपीस करने के आरोप लगते रहे हैं। महात्मा गांधी पर भी लगते थे, जवाहरलाल नेहरू पर भी लगते थे, मगर राहुल गांधी एक नई जनरेशन के हैं तो वो अपने आप को सेक्युलर बताते हैं। इनफैक्ट एक बार उन्होंने कहा था कि Secularism is in the blood of the Congress party. This is the DNA of our organization. पर फिर राहुल गांधी का मुस्लिम लीग को एक सेक्युलर पार्टी बताना क्वेश्चनेबल है। Muslim League is a completely secular party. अभी 2024 में पीएम मोदी ने कांग्रेस मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग की आइडियोलॉजी से कंपेयर किया और दूसरी तरफ कांग्रेस के साउथ लीडर्स भी हिंदुइज्म को टॉक्सिक कहते रहते हैं। कंपैरिजन का सातवां एस्पेक्ट है नो लीनियंसी ऑन टेररिज्म, फॉरेन पॉलिसी एंड गुड रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। पीएम नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में इंडियन फॉरेन पॉलिसी इंडिया सेंट्रिक हो गई है, जहां भारत के नेशनल इंटरेस्ट हायर प्रायोरिटी पर है। फॉर एग्जाम्पल यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट में भी भारत ने एक हाईली न्यूट्रल अप्रोच अपनाई। आज का युग युद्ध का है नहीं। भारत के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर्स और टॉप डिप्लोमैट्स ने पहले कभी इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच नहीं रखी। साथ ही बात अगर टेररिज्म की करें तो मोदी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इफेक्टिव दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल 2016 में जब उरी अटैक हुआ था तो इंडियन आर्मी ने मिलिटेंट्स के लॉन्च पैड पर सर्जिकल स्ट्राइक की। फिर जब 2019 में कश्मीर के पुलवामा में 40 जवान मारे गए तब इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की। इसी के साथ 2014 के बाद 63% लोगों को लगता है कि इंडिया का ग्लोबल स्टेच्योर बढ़ गया है और 54% लोग भारत को वर्ल्ड लीडर की तरह देखने लगे हैं। साथ ही एक डोमेस्टिक सर्वे के हिसाब से अर्बन इंडियंस फॉरेन पॉलिसी मैटर में मोदी सरकार से काफी खुश हैं, फिर चाहे वो G20 को लेकर हो या फिर इंडिया के पाकिस्तान में रिटेलिएटरी अटैक्स को लेकर। एस जयशंकर के हिसाब से इंडियन इकोनॉमी इज बूस्टिंग। कोरोना के टाइम पर भी भारत ने दूसरे देशों को वैक्सीन और मेडिसिन पहुंचाई। इसके अलावा पिछले 4 डेकेड्स में खालिस्तानी टेररिस्ट को बार बार संरक्षण देने के लिए कनाडा के खिलाफ भारत का अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंड काफी इंपॉर्टेंट रहा। दूसरी तरफ 2014 से पहले 10 साल की कांग्रेस सरकार को उसकी फॉरेन पॉलिसी के लिए काफी क्रिटिसाइज किया जाता है। 2008 में कांग्रेस सरकार में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों द्वारा मुंबई के ताज होटल में टेररिस्ट अटैक कराया गया था जिसमें 166 लोग मारे गए थे। मनमोहन सिंह सरकार को इस हमले पर रिटेलिएट न करने के लिए जनता के द्वारा बहुत क्रिटिसाइज किया गया था। मनमोहन सिंह की फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत बड़ी कमी लीडरशिप या स्प्लिट लीडरशिप की भी रही, जिसमें चेन्नई और कोलकाता के रीजनल लीडर्स मेजर फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस में रोड ब्लॉक्स बने, विच रिफ्लेक्टेड अ पॉलिटिकली वीक सेंटर, जिसे अपने डिसीजंस लेने के लिए बहुत सारे लोगों से परमिशन लेनी पड़ती थी। साथ ही दोनों सरकारों की फॉरेन पॉलिसीज में सिर्फ डिसीजंस को एग्जीक्यूट करने का डिफरेंस है। डॉक्टर सिंह ने ईस्ट एशिया और एशियन रीजन से रिलेटेड बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन वे उन्हें पूरा नहीं कर पाए। कुछ लोगों का मानना है कि डॉक्टर सिंह की फॉरेन पॉलिसी एजेंडा में इंडियन फैक्टर की कमी थी, लेकिन लोगों ने उनके जापान के साथ गहरी संबंध बनाने की कोशिश और भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी को अच्छा बताया, जो मोदी सरकार को भी करनी चाहिए। कंपैरिजन का 8वां एस्पेक्ट है एक्सेप्टेंस ऑफ मिस्टेक्स एंड क्विक एक्शन इन इमरजेंसी सिचुएशन। किसी भी देश के प्रधानमंत्री को क्विक डिसीजन मेकिंग आनी चाहिए क्योंकि टेररिस्ट अटैक कोई बताकर नहीं करेगा। जम्मू और कश्मीर के फॉर्मर गवर्नर सत्यपाल मलिक ने पुलवामा अटैक पर कहा था कि CRPF people asked for aircraft to ferry their people because इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता। होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ, दे रिफ्यूज टू गिव। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। जिसके बाद पुलवामा अटैक हुआ। पॉलिटिक्स में कभी भी पॉलिटिशियन अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते।
And these incidents shows carelessness towards the security of the people of India. इसके बाद 2017 और 2018 में हुए उन्नाव और कठुआ रेप केसेस में पीएम मोदी ने डिलेड रिस्पांस देकर कांग्रेस पार्टी के निर्भया मूवमेंट को दोहराया। उन्नाव रेप केस में अक्यूज्ड एक बीजेपी एमएलए था, फिर भी पीएम मोदी चुप रहे। ही रिमेन्स ऑन डम मोड। विक्टिम को अपना केस तक रजिस्टर कराने में 11 महीने लग गए थे क्योंकि बीजेपी एमएलए के गुंडे उसे डरा धमका रहे थे। साथ ही कठुआ रेप केस में 2 बीजेपी नेता आरोपी के सपोर्ट में खड़े थे। वो भी क्यों? बस इसलिए क्योंकि विक्टिम एक 8 साल की मुस्लिम बच्ची थी। साथ ही बीजेपी की हाईली वोकल वुमेन लीडर्स जैसे कि स्मृति ईरानी, सुषमा स्वराज, मेनका गांधी और उमा भारती ने इन रेप केसेस पर एक सिंगल स्टेटमेंट भी नहीं दी। इसके अलावा जब मणिपुर महीनों तक जल रहा था तब भी पीएम मोदी ने इस इशू को केवल एड्रेस तक करने में 77 दिन लगा दिए थे। इसके बाद इंडियन विमेन रेसलर्स ने बीजेपी एमपी और डब्ल्यूएफआई के प्रेसिडेंट बृजभूषण शरण सिंह पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए थे और लगभग 4 महीनों तक बृजभूषण की अरेस्ट की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया था। लेकिन उसके खिलाफ एफआईआर भी तब फाइल की गई जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी 2024 में बीजेपी ने उनके बेटे को टिकट दे दिया है। यहाँ भी नरेंद्र मोदी वाज अ म्यूट स्पेक्टेटर एंड नेवर एड्रेस दिस इशू। जब भी कांग्रेस रूल स्टेट्स में ऐसे केसेस होते हैं तब तो यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी कांग्रेस पर वार करने से नहीं चूकती, लेकिन जब भी ऐसा कुछ बीजेपी रूल स्टेट में होता है तभी साइलेंट मोड पर चली जाती हैं। नरेंद्र मोदी की हमेशा से एक ही स्ट्रैटेजी रही है कि कभी किसी की सुनो मत, कभी कुछ एक्सप्लेन मत करो और कभी किसी आंदोलन के आगे मत झुको। इसके बाद 2020-21 में मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 एंटी फार्मर लॉज को बैन कराने के लिए किसानों ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन कोई क्विक एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि प्रोटेस्ट के 1 साल और लगभग 4 महीनों के बाद फार्म लॉज को मजबूरी में वापस लिया गया। फिर 13 फरवरी 2024 में एक बार दोबारा से फार्मर प्रोटेस्ट शुरू हुआ और इस बार हरियाणा और पंजाब के बीच शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने किसानों पर टीयर गैस और रबर बुलेट्स का इस्तेमाल भी किया। दूसरी तरफ राहुल गांधी की कांग्रेस सरकार ने भी मोस्टली सेम पैटर्न्स फॉलो किए हैं। सबसे पहले कांग्रेस सरकार में जब 2008 में 26/11 का हमला हुआ और आतंकवादियों ने मुंबई के ताज होटल पर अटैक किया, तब मनमोहन सिंह सरकार ने कोई रिटेलिएशन नहीं किया और ना ही सरकार ने अपनी गलती मानी। कांग्रेस सरकार के स्टेप की वजह से उस वक्त पीएम मनमोहन सिंह को मीडिया के द्वारा एक वीक पीएम कहा जाता था। इसके बाद 2012 में निर्भया रेप केस हुआ, जहां 23 साल की एक मेडिकल स्टूडेंट निर्भया के साथ दिल्ली में गैंग रेप किया गया। फिर जब हजारों लोगों ने सड़कों पर प्रोटेस्ट किया तो कांग्रेस संभाल नहीं पाई। पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, रोड ब्लॉक्स किए गए, धारा 144 लागू की गई, एंग्री स्टूडेंट्स पर वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया गया और विमेन प्रोटेस्टर्स पर लाठी चार्ज भी की गई। आज की भाजपा की तरह ही कांग्रेस भी जनता के मूड को समझ नहीं पाई, जबकि 2012 में दिल्ली की मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष दोनों महिलाएं थी। बट आयरॉनिकली एटलीस्ट साइलेंट मनमोहन सिंह ने पूरे देश को संबोधित करते हुए स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स से शांति की अपील तो की। कंपैरिजन का 9वां एस्पेक्ट है परफॉर्मेंस इन पॉलिटिक्स। सबसे पहले 21 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में लड़ने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में दिल्ली में जनसंघ सत्याग्रह में शामिल हुए। फिर आरएसएस में फुल टाइम प्रचारक बन गए। 28 साल की उम्र में मोदी को आरएसएस में रीजनल ऑर्गेनाइजर बना दिया गया। देन फाइनली 35 साल की उम्र में मोदी बीजेपी से जुड़े, जिसके बाद उन्होंने अहमदाबाद म्युनिसिपल इलेक्शन में बीजेपी की कैंपेन ऑर्गेनाइज करने में मदद की और पार्टी जीत गई। इस जीत की वजह से मोदी को बीजेपी की गुजरात यूनिट में ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी इलेक्ट किया गया। फिर एज पार्टी सेक्रेटरी मोदी की इलेक्टोरल स्ट्रेटजी की वजह से बीजेपी स्टेट असेंबली इलेक्शन जीती। फिर 48 साल की उम्र में मोदी को बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। इसके बाद 3 अक्टूबर 2001 में मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। 2002 में गुजरात दंगे हुए और इनके लिए नरेंद्र मोदी को बहुत क्रिटिसिज्म सहना पड़ता है। पर साथ ही मोदी सरकार के दौरान ही गुजरात में काफी इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिला, करप्शन भी कम हुआ और गुजरात का जीडीपी भी बढ़ा। अंडर मोदी गुजरात टॉप्ड द वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स अमंग इंडियन स्टेट्स, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट, पॉवर्टी रिलीफ, न्यूट्रिशन और एजुकेशन का स्टेटस अच्छा नहीं रहा। फिर 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन गए। इसके बाद 2019 लोकसभा चुनावों में एक बार फिर एनडीए जीत गई, जिसमें बीजेपी ने 303 सीट्स हासिल की और नरेंद्र मोदी दोबारा से भारत के प्रधानमंत्री बन गए। दूसरी तरफ 2004 में राहुल गांधी ने पॉलिटिक्स में एंटर किया
और अमेठी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीत हासिल की। सितंबर 2007 में राहुल गांधी को इंडियन यूथ कांग्रेस और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, जिसके बाद दोनों ग्रुप्स की मेंबरशिप 2 लाख से 25 लाख तक बढ़ गई। फिर 2009 और 2014 में राहुल ने अमेठी कॉन्स्टिट्यूएंसी में दोबारा जीत हासिल की, मगर 2019 में बीजेपी एमपी स्मृति ईरानी ने अमेठी में राहुल को हरा दिया। इसलिए फिर राहुल ने वायनाड से चुनाव लड़ा और जीते भी। 2004 से 2014 तक कांग्रेस सरकार पावर में रही, लेकिन राहुल ने कोई मंत्री पद नहीं संभाला और इसीलिए इन्हें मंत्री के रूप में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एक एमपी के रूप में राहुल अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में विजिट तक नहीं करते थे। एज कंपेयर टू मोदी, राहुल हैज लिटिल वर्क टू शो एक्सेप्ट सम चेंजेस ही ब्रॉट विद इन द यूथ कांग्रेस। इसके बाद 2022 में इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, जो 137 दिनों तक चली और जहां राहुल 5 दिनों में 4080 किलोमीटर पैदल चले। यात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी 2022 के हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस जीत गई। 2023 में कर्नाटका और तेलंगाना में भी जीत गई, जिसकी वजह से पार्टीज वोट शेयर और नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ गई। फिर 14 जनवरी 2024 में राहुल ने ईस्ट से वेस्ट तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की। कंपैरिजन का 10वां एस्पेक्ट है अनएम्प्लॉयमेंट। मोदी सरकार में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है। लुक एट दिस टेबल। 2008 से लेकर 2019 तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5 पॉइंट समथिंग रहा है। फिर 2020 में बेरोजगारी दर बढ़कर 8 पॉइंट्स हो गई। 2021 में कम होकर 5.98 पॉइंट हुई। 2022 में फिर बढ़ी। 2023 में तो उससे भी ज्यादा बढ़ गई। फिर 2024 में कम जरूर हुई, लेकिन कांग्रेस सरकार के कंपैरिजन में फिर भी ज्यादा है। हमने नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच जिन 10 एस्पेक्ट्स में कंपैरिजन किया है, उनमें से 5 में नरेंद्र मोदी इज बेटर और 3 में राहुल गांधी प्रूव्ड टू बी बेटर। सो रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग फॉर नाउ 2024 में नरेंद्र मोदी एज प्राइम मिनिस्टर इज अ बेटर चॉइस देन राहुल गांधी। धन्यवाद। जय हिंद।